कहानी की शुरुआत में हमें लगभग 3300 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हमें इजिप्ट के एक शहर थीब्स को दिखाया जाता है। थीब्स के राजा का नाम फ़ेरौन है। फिर हमें फ़ेरौन के पृष्ठ को दिखाया जाता है, जिसका नाम इमोटेप है। इमोटेप के पास कई जादुई शक्तियाँ होती है। इन्हीं शक्तियों से वो मुर्दों की दुनिया से आत्माओं को बुलाकर किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था। फिर हमें फ़ेरौन की माशूका अनक-सुनामुन को दिखाया जाता है, लेकिन अनक-सुनामुन फ़ेरौन से प्यार नहीं करती, बल्कि वह फ़ेरौन के पृष्ठ इमोटेप से प्यार करती है। इमोटेप जब अनक-सुनामुन से मिलने आता है, तब उसी समय राजा फ़ेरौन वहाँ आ जाता है। वो अनक-सुनामुन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे शरीर को किसने छुआ? पर अनक-सुनामुन और इमोटेप दोनों मिलकर राजा फ़ेरौन को मार देते हैं। पर इससे पहले फ़ेरौन के गार्ड अंदर आते अनक-सुनामुन इमोटेप को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे वापस ज़िंदा कर सकते हो। और पृष्ठ इमोटेप के आदमी उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनक-सुनामुन खुद को मार लेती है। रात को इमोटेप के लोग अनक-सुनामुन की डेड बॉडी को चुराकर हमुनात्र ले आते हैं, जहाँ इमोटेप उसे वापस ज़िंदा करने के लिए रिचुअल करने लगता है। जब इमोटेप अनक-सुनामुन को ज़िंदा करने ही वाला होता है, उसी वक्त वहाँ फ़ेरौन के गार्ड आ जाते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे बहुत ही खतरनाक होमदाई की सज़ा दी जाती है, जो आज से पहले किसी को नहीं दी गई थी। राजा भी उस सज़ा को देने से डरते थे। उसकी जुबान काटकर जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और फिर उसे एक ताबूत में डालकर उसके ऊपर मांस खाने वाले कीड़ों को छोड़ दिया जाता है और उस ताबूत को एक ख़ास किस्म की चाबी से लॉक कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर होमदाई की सज़ा पाने वाला कभी जिंदा हुआ, तो ये श्राप बनकर पूरी मानव जाति पर कहर बरसाएगा। फिर इमोटेप के ताबूत को अनुबिस के एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे बहुत ही गहराई में दफना दिया जाता है। दरअसल अनुबिस मिस्र का देवता होता है और इसी तरह कई 100 साल गुजर जाते हैं। वो स्टैचू जो कभी बहुत ऊंचा हुआ करता था, वो अब काफ़ी छोटा हो गया था, क्योंकि इतने सालों तक मिट्टी जमा होने से वो शहर और स्टैचू ज़मीन के नीचे दफन हो गए थे। ये अब एक ऐसी ज़मीन होती है जिसके लिए कई देश विदेश के लोग लड़ते थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ इमोटेप को दफनाया गया था और यह जगह श्रापित है। फिर हमें एक फ्रेंच आर्मी के सोल्जर को दिखाया जाता है, जो अमेरिकन होता है। उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो भागते हुए उस स्टैचू के पास आ जाता है, जिससे जो लोग उसके पीछे थे वो डर कर भागने लगते हैं और देखते ही देखते ज़मीन पर एक चेहरे की आकृति बन जाती है और उस फ्रेंच आर्मी के सोल्जर का नाम रिक ओ'कॉनल होता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और हम लाइब्रेरी में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एवलिन होता है। एवलिन एक इजिप्टोलॉजिस्ट होती है और उसे मिस्र की प्राचीन भाषाएं और लिपि पढ़नी आती है। एक दिन एवलिन का भाई उसके पास आता है और उसे एक चीज़ देता है, ये बताकर कि उसे ये खुदाई के दौरान मिली। एवलिन उसे चेक करने लगती है और वो खुल जाता है। असल में ये एक चाबी होती है जो उसी ताबूत की होती है जिसमें इमोटेप को दफनाया गया था। उस चाबी के अंदर एक मैप भी होता है जो उसी जगह हमुनात्र का होता है। एवलिन ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वह उस लाइब्रेरी के बॉस के पास जाती है। वो उनको मैप दिखाती है और हमुनात्र जाने को बोलती है, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है और वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन एवलिन वहाँ जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि सच सच बताओ, तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली? उसका भाई उसे सच बता देता है। वो उसे बताता है, मैंने इसे किसी फ्रेंच सोल्जर से चुराया है जो जेल में है। वो दोनों जेल में उस फ्रेंच सोल्जर से मिलने जाते हैं जो रिक ओ'कॉनल होता है। वो उससे उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं। फिर रिक कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा, और वो ये है कि आज मुझे फांसी होने वाली है और अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। एवलिन उस जेल के इंचार्ज के पास जाती है और उसे बताती है कि रिक हमुनात्र शहर जहाँ मिस्र के राजाओं का खजाना गड़ा है उसके बारे में जानता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% हिस्सा मिल सकता है। तो वो मान जाता है और अब तीनों हमुनात्र के लिए निकल जाते हैं। जब वो शिप में होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कुछ अमेरिकन लोग भी होते हैं जो उस खजाने की तलाश में हमुनात्र जा रहे हैं। एवलिन रिक को बताती है कि उसे मिस्र की सबसे फेमस किताब, जिसका नाम अमुनरा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों के जादुई शक्तियों के राज है, वो उसे चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमुनात्र में दफन है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग हमुनात्र पहुंच जाते हैं, जहां जाके एवलिन इनको वो स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा ज़मीन के नीचे है। अब वो सब मिलके ज़मीन के नीचे जाते हैं जहां पर उस स्टैचू का आधा हिस्सा था
और उस जगह पर काफ़ी अंधेरा होता है। एवलिन वहाँ लगा एक शीशा ऊपर करती है। जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो रोशनी बाकी शीशों पर रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है। वहाँ रिक एवलिन और एवलिन के भाई के अलावा जेल का इंचार्ज भी होता है। वो एक जगह देखता है कि वहाँ बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं। वो उन पत्थर को निकालने लगता है, लेकिन एक पत्थर नीचे गिरकर टूट जाता है। उसमें से वही मांस खाने वाला कीड़ा निकलता है जो उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसका मांस खाने लगता है, जिससे उसे बहुत पेन होता है और वो पेन में दौड़ते हुए एक दीवार से टकराकर मर जाता है। वो रात को आग के पास बैठ जाते हैं और वहाँ दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो उसी खजाने के तलाश में आए थे। उनके बीच में समझौता हो जाता है कि जो भी खजाना मिलेगा उसे वो आपस में बांट लेंगे, लेकिन तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग राजा फेरोन के रक्षकों के वंशज होते हैं जो 3000 सालों से आज भी इस जगह की निगरानी करते हैं, क्योंकि इन्हें इमोटेप के बारे में पता होता है। उन गार्ड्स का लीडर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ, इसके बाद तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई किसी मुर्दे को जिंदा करे। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और अगले दिन फिर से खजाने की तलाश करने लगते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिस पर चेतावनी लिखी होती है कि किसी ने भी अगर मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की तो उस पर एक श्राप लागू होगा जो इस बॉक्स को खोलने वाले सभी लोगों को मार देगा और उनका खून चूसकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से निकालकर वो एक नया शरीर बनाएगा और पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसाएगा। लेकिन जो लोग इस बॉक्स पर चेतावनी को पढ़ते हैं वो इसे अंधविश्वास समझते हैं और वो इस बॉक्स को खोल देते हैं। इसके अंदर काले जादू की वो मौत की किताब निकलती है जिसे पढ़कर किसी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता था, पर यह किताब एक खास किस्म की चाबी से ही खुल सकती थी, जो चाबी एवलिन के पास होती है। वो लोग बैठे होते हैं कि अचानक ऊपर से एक ताबूत आके गिरता है। उस ताबूत पर भी सेम वही निशान होता है जिस पर वो चाबी लग सकती थी। वो उस ताबूत को खोलते हैं तो उस ताबूत से इमोटेप की डेड बॉडी निकलती है। जब वो रात को सो रहे होते हैं तो एवलिन वो बुक चुपके से रिक के पास ले आती है और उसे कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए, बल्कि ये शायद काले जादू की किताब है। वो अपनी उस चाबी से उस किताब को खोलती है और उस किताब की पंक्तियों को पढ़ने लगती है। उस बुक की पंक्तियों को पढ़ते ही तहखाने में रखी इमोटेप की मम्मी जिंदा हो जाती है। तभी बहुत से टिड्डे उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए एवलिन बाकी सबसे अलग हो जाती है। इमोटेप की मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने उस चेतावनी के बावजूद भी उस बॉक्स को खोला था। वो उसकी आंखें निकालकर खुद के लगा लेती है। फिर वो एवलिन की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ रिक और उसका भाई आ जाता है। रिक उस पर कई गोलियाँ चलाता है। जब ये उस जगह से निकलते हैं तो उनके सामने राजा फेरोन के रक्षकों के वंशज आ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो उन्हें कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस मुर्दे से डर रहे हैं और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और अब एवलिन और इनके जितने भी साथी होते हैं वो सब वापस आ जाते हैं। रिक यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन एवलिन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हमने इस मुर्दे को जिंदा किया है तो हम ही उसे रोकेंगे। और अब हम देखते हैं कि पूरे शहर के हालात बदलने लगते हैं। आसमान से आग की बारिश होने लगती है। इमोटेप उस आदमी के पास जाता है जिसकी उसने आंखें ली थी। फिर वो उस आदमी को मारकर अपने शरीर को डेवलप करने लगता है। रिक और बाकी लोग उस जगह पर जाते हैं जहां रिक उस पर बहुत सी गोलियां चलाता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वहां एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रिक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। फिर रिक उन लोगों के पास जाता है जो फेरोन के रक्षकों के वंशज थे। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो वो उसे बताते हैं कि बिल्लियाँ अंधेरी दुनिया की रक्षक होती है, इसलिए वो बिल्लियों से डरता है। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपना शरीर पूरा कर लिया तो वो बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। इमोटेप को अपना शरीर पाने के लिए उन 4 लोगों को मारना होगा जिन्होंने उस बॉक्स को खोला था, जिनमें से उसने एक को मार दिया होता है, लेकिन अभी भी 3 बचे हुए थे। एवलिन उनसे कहती है कि जब इमोटेप ने मुझे पहली बार देखा था तो उसने मुझे अनक्सनामोन कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? वो उसे बताते हैं कि अनक्सनामोन इमोटेप की प्रेमिका थी, जिसे वापस जिंदा करने के लिए उसने तुम्हें सेक्रीफाइस करने के लिए चुना है। लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मारकर अपना शरीर पूरा करेगा। लेकिन उन तीनों में से एक वहाँ से भाग जाता है जो एक इतिहासकार भी होता है, और उसी के पास वो काले जादू की किताब भी होती है जो कि इमोटेप को चाहिए थी अनक्सनामोन को जिंदा करने के लिए। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि इमोटेप ने उस इतिहासकार को पहले ही मार दिया है और उससे वो किताब भी हासिल कर ली है।
इमोटेप उससे वो जार भी ले लेता है जिसमें अनक्सनामून के अंग है। जब इमोटेप रिक और उसके साथियों को देखता है तो वो अपना मुंह खोलता है जिसमें से बहुत से महामारी के कीड़े निकलने लगते हैं। इमोटेप यहाँ से सीधे उस तीसरे आदमी के पास जाता है और उसे मारकर अपना शरीर पूरा करता है। और अब उसकी बॉडी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वह एवलिन के कमरे में रेत बनकर जाता है और उस समय एवलिन सो रही होती है, लेकिन इससे पहले वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ रिक और अपने साथ एक बिल्ली लेकर आ जाता है। वो उसे बिल्ली दिखाता है जिसे देखकर वो डर जाता है और रेत बनकर वहाँ से भाग जाता है। अब वह समझ जाते हैं कि जिस तरह काले जादू की किताब से वो जिंदा हुआ है, उसी तरह सुनहरी किताब जिसका नाम अमुनरा है, उससे उसे मारा जा सकता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि वो सुनहरी किताब कहाँ है। एवलिन वहाँ लगे प्राचीन पत्थर के लेख पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि जिस तरह काले जादू की किताब अनुबिस के स्टैचू के नीचे थी, उसी तरह सुनहरी किताब अमुनरा होरस के स्टैचू के नीचे दफन है। होरस मिस्र के हवाओं का देवता होता है, पर इससे पहले वो उस जगह तक पहुंच पाते यहाँ पर मिस्र के जितने भी लोग हैं वो इमोटेप के गुलाम बन चुके हैं और इन सबको घेर लिया जाता है। फिर वहाँ पर इमोटेप आता है। वो एवलिन से कहता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। एवलिन को मजबूरी में ऐसा ही करना पड़ता है। वो रिक से बोलती है, जब ये मेरी बलि दे रहा होगा तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आना। पर इमोटेप ने इन सबसे झूठ बोला होता है। वो अपने आदमियों से कहता है इन सबको मार डालो, पर किसी तरह से रिक और उसके साथी वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये वापस हमुनात्र पहुँच जाते हैं जहाँ इन्हें काले जादू की किताब मिली थी। वहाँ इन्हें होरस का स्टैचू भी ढूंढना होता है जिसके नीचे वह सुनहरी किताब अमुनरा थी। यहाँ उन्हें मिस्र का वो छिपा हुआ खजाना भी मिल जाता है। दूसरी तरफ इमोटेप को पता चल जाता है कि रिक वहाँ पहुँच चुका है, इसलिए वह दीवार में गड़ी हुई मम्मीज़ को जिंदा करता है और उन्हें रिक और उनके साथियों को मारने के लिए भेजता है। वहीं खजाने वाली जगह पर उन पर ये मम्मीज़ हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह वह होरस के स्टैचू के पास पहुँच जाते हैं और इन्हें वहाँ सुनहरी किताब अमुनरा भी मिल जाती है। वहीं इमोटेप ने अनक्सनामून को जिंदा कर दिया होता है, लेकिन उसे अपने पुराने शरीर में लाने के लिए एवलिन की बलि देनी होगी। लेकिन इससे पहले वो एवलिन को मारता वहाँ एवलिन का भाई वह सुनहरी किताब लेकर आ जाता है। उस सुनहरी किताब की भी वही चाबी होती है जो एवलिन से इमोटेप ने ले ली थी। एवलिन का भाई उस किताब पर लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ता है जिससे वहाँ एक सेना जाग उठती है उन पर अटैक करने लगती है। एवलिन उससे कहती है पंक्तियों को पूरा पढ़ो ताकि वो तुम्हारा कहना माने। रिक एवलिन को छुड़ा लेता है, लेकिन एवलिन पर अनक्सुनामुन की मम्मी अटैक करने लगती है। जब एवलिन का भाई उन पंक्तियों को पूरा पढ़ लेता है तो वो सेना रुक जाती है। फिर एवलिन का भाई उस सेना को अनक्सुनामुन को मारने का हुक्म देता है, जिससे वो सेना अनक्सुनामुन को मार देती है, जिससे इमोटेप को बहुत गुस्सा आता है और वो एवलिन के भाई के पास उसे मारने जाता है। लेकिन तभी रिक आके तलवार से उसका हाथ काट देता है और अब एवलिन के भाई के अपने उससे वो चाबी चुरा ली होती है। वो अपनी बहन के पास जाता है और वो किताब को खोल लेते हैं और अब इमोटेप रिक को मारने लगता है। इतने में एवलिन उस किताब को पढ़ने लगती है। तभी आत्माओं की दुनिया से एक रथ आता है और उसकी सारी शक्तियाँ ले जाता है और अब इमोटेप एक आम इंसान बन चुका है और अब वो रिक की तरफ बढ़ने लगता है तो रिक उसे अपनी तलवार से मार देता है। पर यहाँ पर सभी दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये तीनों किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पूरी जगह ज़मीन में धंस जाती है। यहाँ पर मिस्र के राजा के रक्षकों के वंशज का लीडर आता है जो इन्हें यह सब खत्म करने के लिए शुक्रिया बोलता है। ये वहीं खड़े ऊँटों पर सवार होकर निकल जाते हैं।